The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है अगर आप लोग नेट की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो या फिर आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की कि आखिर ये चैप्टर आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों यहाँ से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं, कैसे ये बनते हैं, क्यों ये बनते हैं और कैसे ये अलग होते हैं आयनिक कंपाउंड से, क्यों ये अलग होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड से, क्या इनके फीचर्स होते हैं, कैसे इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उन सब की बेसिक बातें करेंगे। बहुत फंडामेंटल क्लास होने वाली है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये सेकंड लेक्चर है। एक लेक्चर इसका कंप्लीट हो चुका है और उस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी, बहुत जनरल बातें की थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेकर कि आखिर ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एग्जाम के अंदर आपसे ये इतने मार्क्स का क्यों पूछा जाता है, क्या इसका सिलेबस है, सिलेबस भी हमने डिस्कस किया था। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जो कि मेरा मेन फोकस था पहले लेक्चर का, कि आखिर आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को इतना डीपली क्यों पढ़ते हो, एग्जाम में इतना ज़्यादा क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं तो पीएचडी की जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं वो चाहते हैं कि आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़कर आएँ, इसीलिए चैप्टर क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वाई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और बहुत जनरल बातें करेंगे कि जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं पहली बार कि यार ये कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, कैसे बनते हैं, जो बच्चों के दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेकर। आज बेसिकली लेक्चर उसी के ऊपर ही होने वाला है। फिर से बहुत जनरल लेक्चर रहेगा, ऐसा यहाँ से एग्जाम में कुछ नहीं आता है, लेकिन अगर आपने आज का लेक्चर अच्छे से देखा तो आने वाली इस पूरी सीरीज़ के अंदर आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को काफ़ी अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि आज हम लोग बहुत बेसिक बातें करेंगे कि आखिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, क्यों ये बनते हैं, कैसे बनते हैं, ये आखिर बने ही क्यों हैं, क्यों इसको हम आयनिक कंपाउंड नहीं बोलते, क्यों हम इसे कोवैलेंट कंपाउंड नहीं बोलते, कैसे इसके बीच की बॉन्डिंग होती है, इन सब चीज़ों की बात करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर। बहुत ही बेसिक लेक्चर होगा। आपके दिमाग में जितने भी डाउट्स होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड, बिल्कुल बेसिक वाले, वो मैं आज कवर करने की कोशिश करूंगा। बट स्टिल अगर फिर भी कुछ बच जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, आप लोग मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो कंप्लीट देखने के बाद कोई ना कोई कमेंट जरूर छोड़कर जाइएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिक बातें की, इसकी एप्लीकेशन को पढ़ा और साथ साथ मैंने डिस्कस किया अपने सिलेबस को कि कैसे हम लोग इस सीरीज के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने वाले हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको क्या पढ़ना है आपको पता होना चाहिए, कितना पढ़ना है आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हो तो अपने हिसाब से अपना सिलेबस देख लीजिए कि आपको कितने लेक्चर देखने हैं, कितने लेक्चर आपको नहीं देखने हैं। आईआईटी जैम का जो पेपर होता है वो इस तरीके का पेपर होता है कि आप लोग वहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ सकते। 100 मार्क्स का पेपर आएगा, सिलेबस बहुत ही ज़्यादा होता है, तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा अगर पढ़ने बैठ गए तो बाकी टॉपिक्स छूट जाएंगे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जैम का पेपर मुझे ज़्यादा टफ लगता है CSIR नेट JRF से। नेट के अंदर तो आपके पास फिर भी ऑप्शन होता है कि आप लोग इस पोर्शन को छोड़ सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन जैम के अंदर चॉइसेस क्या हैं, बिल्कुल ज़ीरो है, लेकिन सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है। अगर सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो मैं कहता हूँ कि आप टू द पॉइंट पढ़ो, जितना आपका सिलेबस में लिखा गया है सिर्फ उतना ही पढ़ो। ज़्यादा अगर पढ़ने लगोगे तो आपका टाइम ही ज़्यादा ख़राब होगा। ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कि आप लोग बाकी टॉपिक्स को भी साथ साथ कवर कर लीजिए। पहले BSc करो, पहले IIT जैम करो, उसके बाद MSc का पढ़ना, उसके बाद नेट की तैयारी करना। तो अभी किसके ऊपर फोकस करो आप लोग, सिर्फ और सिर्फ IIT जैम के ऊपर ही फोकस करो और उसी का सिलेबस अपना क्या करो, अच्छे से तैयार करो और टू द पॉइंट पढ़ो। जो सिलेबस में लिखा गया है सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ो। लेकिन जो आज का लेक्चर है वो सबके लिए है, जो 12th क्लास के अंदर है उनके लिए भी आज का लेक्चर है। बहुत बेसिक बातें करने वाले हैं और आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के, जहाँ पर मैं फंडामेंटल्स की बात करूँगा, बेसिक्स की बात करूँगा। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर्स को टाइम दिया, अगर आपने सारे लेक्चर अच्छे से देखे, तो पूरी सीरीज़ के अंदर आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक सीक्वेंस के अंदर पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स को पढ़ा है वैसे ही हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ेंगे, एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे। सीक्वेंस के अंदर ही आप लोग क्या करना है, इसको याद करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं वाई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आज बात करेंगे कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो अगर मैं स्टार्ट करूं बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, जो डेफिनेशन आप लोगों को बुक्स में देखने को मिल जाती है, तो बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? These compounds are formed by the combination of two or more stable species and retain their identity in solids as well as in solution phase। ये इसकी एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। अभी डेफिनेशन आपको क्या कह रही है उसको समझते हैं। सबसे पहले ये कह रहा है कि these type of compounds are formed by the combination of two or more stable species, यानी कि दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, उनके कम्बिनेशन से आपका क्या बनता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। अब उन स्टेबल स्पीसीज के बीच में आयनिक बॉन्ड भी हो सकता है, कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है, लेकिन जो उससे कंबाइन करने के बाद जो आपके पास कंपाउंड बनेगा उसको आप लोग क्या बोल रहे हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोल रहे हैं। तो उसके अंदर ना तो कोवलेंट बॉन्ड होंगे, ना ही उसके अंदर आयनिक बॉन्ड होंगे। कोवलेंट क्यों नहीं होगा उसकी बात भी करेंगे, आयनिक क्यों नहीं है उसकी बात भी करेंगे, ये नया बॉन्ड कोऑर्डिनेट कहाँ से आ गया उसकी बात भी करेंगे। सारी बातें आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अगर एग्जाम्पल लेकर समझेंगे चीज़ समझ में जल्दी आएगी। मैंने एग्जाम्पल ले लिया, KCN आपका कोई कंपाउंड है, प्लस क्या किया आपने? FeCN2 किया। ये क्या प्रोडक्ट बना देगा? K4 into में क्या? FeCN6। तो बेसिकली ये जो आपका कंपाउंड होता है इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हो। ये कैसा कंपाउंड होता है? ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, जो किससे बना है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोस्ट स्टेबल स्पीसीज। KCN भी स्टेबल है, FeCN भी स्टेबल है। दो स्टेबल स्पीसीज का जब आप कॉम्बिनेशन करते हो तो आपके पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है। अब ये जो आपका K4 FeCN6 है, इसको जब आप लोग क्या करोगे? इसको जब आप लोग आयनाइज करोगे या फिर इसको आप लोग इसके सॉल्यूशन को क्या बनाओगे? एक्वा सॉल्यूशन के अंदर इसको लेकर जाओगे तो ये डिसोशिएट होगा। जैसे कि अगर आप लोग सिंपल से HCl को क्या करते हो? आयनाइज करते हो तो क्या बन जाता है? H+ बन जाता है और Cl नेगेटिव बन जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप लोग क्या करते हो? MgCl2 को डिसोशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा? मेरे पास Mg+2 बन जाएगा और 2Cl नेगेटिव ये दे देगा। H2SO4 को आप डिसोशिएट करोगे तो क्या बन जाएगा? मेरे पास ये 2H+ बन जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा? सल्फेट का आयन बन जाएगा। इसको फर्दर भी डिसोशिएट कर सकते हो, सल्फर और ऑक्सीजन के अंदर भी ब्रेक हो जाएगा अगर आप लोग इलेक्ट्रोलिसिस करोगे। तो ये जो है जब आप इनको ब्रेक करते हो, जब इनको आयनाइज करते हो, तो ये इंडिविजुअल एटम्स के अंदर टूट सकते हैं। इंडिविजुअल एटम्स के अंदर क्या कर जाएंगे? टूट जाएंगे। लेकिन इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड की एक ऐसी खासियत है, ये एक ऐसा कंपाउंड हमारे को मिल गया, जब मैं इस कंपाउंड को आयनाइज कर रहा हूं तो ये आपका ब्रेक हुआ 4K+ के अंदर, ठीक है। प्लस में क्या बन गया? FeCN6 का माइनस का 4 चार्ज ये आपके पास बन गया। जब आपने इसको दोबारा से आयनाइज करने की कोशिश की तो ये दोबारा आयनाइज हुआ ही नहीं। जब आपने इसको आयनाइज किया तो ना तो आपको क्या मिला? ना तो आपको Fe2+ मिला, ना ही आपको साइनाइड का आयन मिला। यानी कि ये फर्दर आयनाइज नहीं हुए, ये फर्दर आयनाइज नहीं हुए। यानी कि ये एक ऐसा कंपाउंड हमारे पास बन गया, जब आपने इसको आयनाइज किया तो K4 4K+ के अंदर FeCN6 और माइनस के अंदर टूट गया। लेकिन जब आपने इसको फर्दर आयनाइज किया तो इसने अपनी खुद की प्रॉपर्टी को रिटेन किया। ये अपनी खुद की प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ना कि ये Fe2+ के अंदर और CN6 के अंदर टूट गया। जैसे कि मैं बात करता हूँ HCl कंपाउंड की, तो अगर ये HCl कंपाउंड आपका H+ और Cl नेगेटिव में टूटा है तो इस HCl कंपाउंड ने जब मैंने इसको आयनाइज किया तो इसने अपनी आइडेंटिटी को क्या कर दिया? लूज कर दिया और एक कैटायन आयन के अंदर ब्रेक हो गए। तो अब सॉल्यूशन के अंदर किसकी आइडेंटिटी रहेगी? H+ की रहेगी और Cl नेगेटिव की रहेगी। लेकिन अगर आप इस कंपाउंड को ब्रेक करने चलो, अगर आप इस कंपाउंड को ब्रेक करोगे तो ये फर्दर ब्रेक हुआ ही नहीं। ये Fe2+ के अंदर और Cl नेगेटिव के अंदर टूटा ही नहीं। इसने अपनी खुद के प्रॉपर्टीज को क्या किया? रिटेन किया। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज क्या है, वो हम आगे जाकर पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। अभी के लिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये टूटा नहीं। अगर ये फर्दर डिसोशिएट नहीं हुआ एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, इसका मतलब क्या? इसके पास नॉट हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ Fe2+ और Cl नेगेटिव, इसके पास Fe2+ की और Cl नेगेटिव की क्या है? प्रॉपर्टीज नहीं है। इस टाइप के कंपाउंड को आप क्या बोलते हो? कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हो। साथ में K4 होगा तब भी आप इसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोल सकते हो, साथ में K4 नहीं है तब भी इसे क्या बोल सकते हो? आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोल सकते हो।
इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर खास बात क्या है, जो बाहर इसको क्या बोलती है आपके पास, क्या है ये आपके पास मेटल का आयन है, ये क्या है आपके पास, इसको आप क्या बोलते हो, लिगेंड बोलते हो। मेटल्स क्या होते हैं, लिगेंड क्या होते हैं, उनकी बात करेंगे। अभी बेसिक बातें करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटल्स आयन, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, लिगेंड बोलते हैं। लिगेंड एक ऐसी स्पीसीज होती है जो मेटल को सराउंड कर देती है, मेटल के सराउंडिंग के अंदर रहती है, इस पूरे को आप लोग क्या बोलते हो, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलते हो। तो इससे आप लोग एक बेसिक डेफिनेशन को और डिस्कवर किया। एक और डेफिनेशन आप लोग यहां पर दे सकते हो। क्या डेफिनेशन दे सकते हो, आप लोग बोल सकते हो coordination compound are the class of substance with chemical structures in which a central metal atom is surrounded by non-metal atoms or group of atoms called ligands joined to it by chemical bond। अभी तक मैंने coordinate bond का नाम नहीं लिया। ये एक कोई भी आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साइड में आपके पास क्या है, लिगेंड्स है, या फिर क्या बोल सकते हो, ग्रुप ऑफ एटम बोल सकते हो। लिगेंड्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, फिर एटम्स होते हैं। Cl नेगेटिव क्या है, लिगेंड है। OCl नेगेटिव क्या है, लिगेंड है। ये क्या है, ग्रुप ऑफ एटम है। ये क्या है, सिर्फ एटम है। तो लिगेंड्स आपके पास इंडिविजुअल एटम्स भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल आयंस भी हो सकते हैं, या फिर आपके पास वो ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं। वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज के भी हो सकते हैं। NO+ पॉजिटिव चार्ज का है, लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। एंड आपका जो सिंपल SO2 है, ये भी क्या है आपके पास, लिगेंड है, लेकिन इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो आपके पास जो लिगेंड होते हैं वो प्लस भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। इनकी बात करेंगे हम लिगेंड को पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इन सब चीज़ों को भूल जाइए। बेसिक बात क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जिसका सेंट्रल मेटल एटम जो है वो सराउंडेड है, किससे, किसी लिगेंड नाम की चीज़ सराउंडेड है थ्रू ए केमिकल बॉन्ड। उनके लिगेंड और मेटल के बीच में कोई ना कोई बॉन्ड है। वो बॉन्ड कैसा है हमें नहीं पता। वो बॉन्ड आयनिक नहीं है, वो बॉन्ड कोवलेंट नहीं है, ये हमें पता है, लेकिन कैसा है वो हमें नहीं पता है। अब आयनिक क्यों नहीं है, कोवलेंट क्यों नहीं है, उसकी बात करेंगे। तो अभी तक की जो मैंने बातें करी हैं उससे आपको क्या पता चला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जो दो या दो से ज़्यादा स्टेबल स्पीशीज के कॉम्बिनेशन से बनता है, या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं इसके बीच में क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, और सराउंडिंग्स के अंदर क्या होते हैं, कोई लिगेंड नाम की कोई चीज़ होती है। और आपको पता है कि लिगेंड्स गिव द इलेक्ट्रॉन एंड मेटल एटम टेक्स अप द इलेक्ट्रॉन। लिगेंड मेटल को क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, राइट। ये चीज़ें आपको पता है। अब इतनी बातों से आपको दिमाग के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चन के ऊपर बेसिकली मेरा ये पूरा लेक्चर रहेगा। और वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में क्या आ सकते हैं, आपके दिमाग में आ सकता है कि सबसे पहले तो जो आपका FeCN6 का -4 चार्ज था, वाई दिस कंपाउंड डज नॉट डिजोल्व इन आयनिक सॉल्यूशन। आखिर ये आयनाइज क्यों नहीं हुआ। अगर आप लोग बोल रहे हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो फर्दर आयनाइज नहीं होते, अपनी खुद की प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं, तो पहला क्वेश्चन खुद से ये करो कि आखिर आयनाइज क्यों नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई। अब मैं इसको आयनाइज करने लगा तो आयनाइज क्यों नहीं हुआ। सेकेंड क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आ सकता है, हाउ दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एडिशन कंपाउंड्स लाइक डबल सोल्ट KCl.MgCl2। डबल सोल्ट क्या होता है, एडिशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेसिकली एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा स्टेबल स्पीसीज कॉम्बिनेशन से बनते हैं, लेकिन वो एक ऐसे कंपाउंड होते हैं, उनको हम डबल सॉल्ट भी बोलते हैं। लेकिन डबल सोल्ट एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जब आप उनको आयनाइज करोगे तो वो इंडिविजुअल्स आयन के अंदर क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। लेकिन अपने जो कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये ब्रेक नहीं होते, ये एक बेसिक डिफरेंट होता है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे दिमाग में क्या आता है, हाउ दिस कॉम्प्लेक्स आयन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर एडिशन कंपाउंड्स लाइक डबल सोल्ट KCl.MgCl2, क्योंकि आपने डेफिनेशन में कहा कि दो या दो से ज़्यादा स्टेबल स्पीशीज कॉम्बिनेशन से आपके क्या बनते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनते हैं। लेकिन ये सेम डेफिनेशन तो आपकी किसके लिए भी है, एडिशन कंपाउंड के लिए भी है। दो या दो से ज़्यादा स्टेबल स्पीशीज कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं, आपके एडिशन कंपाउंड बनते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या होता है, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग दीज कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स हैव। इनके बीच में, मेटल्स और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, क्या ये आयनिक बॉन्ड है, क्या ये आपके पास कोवलेंट बॉन्ड है। अगर आयनिक बॉन्ड है तो इनको आयनिक कंपाउंड क्यों नहीं कहा, कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं कहा, इन्हें हमने क्यों एक अलग से नाम दिया, क्यों हमने इसे क्लासीफाई किया एज ए कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड। तो आज हम इन तीनों सवाल का जवाब देखेंगे कि आखिर ये चीज़ें क्या होती हैं। बहुत ही बेसिक बातें हैं, आपको ये बातें पता होनी चाहिए। अगर आपको ये बातें नहीं पता हैं तो प्लीज़ लेक्चर के अंदर बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बन रहे हैं, क्यों ये आयनाइज नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। वो क्या है आपके पास, वाई FeCN6 नेगेटिव डज नॉट डिसोशिएट। आखिर ये डिसोशिएट क्यों नहीं हुआ जब मैंने इसको आयनाइज करने की कोशिश की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है कौन बनाता है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपको इतना आइडिया होगा कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड कौन बनाता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं वो कैसे कंपाउंड बनाते हैं आपके पास, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं। जो एस ब्लॉक के वो कैसे बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। जो आपके पी ब्लॉक के वो कैसे बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड। लेकिन जो आपके डी ब्लॉक के होते हैं ये बनाते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड।
अब इन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की खासियत भी होती है, वो खासियत आप लोग पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। वहाँ पर आप लोग क्या पढ़ते हो कि जो आपका जेड इफेक्टिव होता है डी ब्लॉक एलिमेंट का वो बहुत ही ज़्यादा होता है। जेड इफेक्टिव ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज जनरली हायर देन आपका जो पी ब्लॉक होता है, जो आपका एस ब्लॉक होता है, उनसे जो आपका डी ब्लॉक का जो आपका जेड इफेक्टिव है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई एटम है, साइड में सेल्स हैं, सेल के अंदर क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के ऊपर ये मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पर क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन 2 है, इलेक्ट्रॉन क्या है 1 है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स आपके न्यूट्रल होते हैं, तो पूरे न्यूक्लियस पे क्या चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो आपके नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके ऊपर क्या बनाता है, कोई ना कोई फोर्स ऑफ एट्रैक्शन होता है। ये न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं, अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन 2 है, ये जितना फोर्स अपने ऊपर ले रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन 1 भी उतना ही फोर्स लेगा, नहीं। ये क्या करते हैं, अलग अलग लेते हैं। जो आपका इलेक्ट्रॉन 2 है वो एक अलग फोर्स इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, जो इलेक्ट्रॉन 1 है वो क्या कर रहा होता है, एक अलग फोर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, जहाँ पर आप लोग जहाँ पर आप क्या पढ़ते हो, स्लेटर रूल को पढ़ते हो। स्लेटर रूल की आप सब क्या निकाल सकते हो, जेड इफेक्टिव कैलकुलेट कर सकते हो। हमारे लिए वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो हमारे लिए क्या रहेगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगा कि आखिर क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट का जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि डी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर होता है, इसलिए जो आपका न्यूक्लियस है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा टाइटली अपनी तरफ खींच पाता है, उसका जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये सब बातें कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ेंगे। अभी के लिए आप लोग बस ये मानकर चलिए कि आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जेड इफेक्टिव क्या होता है, ज़्यादा होता है। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर ज़्यादा जो आपकी चीज़ें होती हैं, जो आपकी मोस्टली चीज़ें होने वाली हैं, वो सारी की सारी जेड इफेक्टिव से आप लोग इजीली क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो जेड इफेक्टिव बहुत बड़ा फैक्टर है, आपको पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट का जेड इफेक्टिव वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। प्रूफ करेंगे स्लेटर रूल के में जो हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। अभी के लिए आपने क्या मान लिया कि जो आपका जेड इफेक्टिव वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव ऑफ मेटल, अगर आपके मेटल्स का जेड इफेक्टिव बढ़ गया, जेड इफेक्टिव का बढ़ना क्या होता है कि जो आपका न्यूक्लियस है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज ले रहा है वो क्या कर रहा है, ज़्यादा चार्ज से उसे अपनी तरफ खींच रहा है। अगर वो ज़्यादा चार्ज से उसे अपनी तरफ खींच रहा है तो उसे एटम से निकालना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। उसे एटम से निकालना क्या हो गया, मुश्किल हो गया। अब किसी इलेक्ट्रॉन को एटम से निकाल रहा हूं, उसे आप क्या बोलते हो, उसे आप केमिस्ट्री में बोलते हो आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पुल ऑफ द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। जो आपका मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है, जनरली कैसा होता है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही होता है। जो आपका मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है उसको बाहर आपको खींचना है एटम से, तो कितनी एनर्जी आपको जरूरत पड़ी उसे आप बोलते हो आयनाइजेशन एनर्जी। तो मान लीजिए कि आपका लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ये रहा, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, यानी कि वो मोर इफेक्टिवली उसे अपनी तरफ क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। तो इसे यहां से बाहर निकालना क्या हो गया, अपने लिए डिफिकल्ट हो गया। या फिर आप क्या बोल सकते हो केमिस्ट्री की लैंग्वेज के अंदर, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। इसकी एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। हमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ रही है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के लिए। केमिस्ट्री लैंग्वेज में आपने क्या बोला कि आपको उस इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचने के अंदर उसको एनर्जी क्या देनी पड़ गई, आपको ज़्यादा देनी पड़ गई। तो आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन आपका जो मेटल है उसका जेड इफेक्टिव ज़्यादा। अगर आपका जेड इफेक्टिव ज़्यादा तो उसकी क्या आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो गई, ज़्यादा। ये आप रिलेशन क्या होता है आपके पास, आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो क्या होता है, इक्वल टू 13.6 जेड इफेक्टिव का स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर। तो जो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो जेड इफेक्टिव के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड होती है। या आप लोग एक्सप्रेशन से भी बता सकते हो, बाकी मैंने आपको बताया कंसेप्चुअली भी कि आखिर आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है और जेड इफेक्टिव के बढ़ने से आखिर होता क्या है। तो आप वहाँ से भी बोल सकते हो कि भाई इस एटम की अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो इस एटम का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, आपके पास ज़्यादा होगी। तो अगर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई, अगर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई तो टेंडेंसी टू आयनाइज इज डिक्रीजिंग। अगर किसी कंपाउंड का, किसी मेटल का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई तो उसको हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो इसी कारण से जो आपका वो कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड, FeCN6
FeCN6 4 नेगेटिव जो है ये कंपाउंड आपका Fe2+ के अंदर आयनाइज नहीं हुआ, क्योंकि ये जो आपका सेंट्रल मेटल एटम था ये आपका कैसा एटम था, ये आपका था डी ब्लॉक एलिमेंट था। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है तो इसका Z इफेक्टिव क्या है, Z इफेक्टिव इसका बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसका Z इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अगर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई तो इसको आप लोगों जब इलेक्ट्रॉन को निकालोगे बाहर तब एक कैटायन के अंदर बनेगा, यानी कि आप जब इसका आयनाइजेशन कर रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया और इसीलिए इसका आयनाइजेशन नहीं हुआ। जनरली जब आपके डी ब्लॉक एलिमेंट कोई कंपाउंड बनाते हैं किसी ग्रुप ऑफ एटम के साथ मिलकर तो उसको आयनाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो आपके डी ब्लॉक के जो कंपाउंड होते हैं, डी ब्लॉक के जो आपके पास एलिमेंट होते हैं वो जनरली कैसे कंपाउंड बनाते हैं, वो जनरली आपके कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बनाते हैं और उनको आयनाइज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। एक बात आप यहाँ से ये भी बोल सकते हो कि अगर उसको आयनाइज करने की टेंडेंसी आपकी कम हो गई, यानी कि किसी भी मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालने की टेंडेंसी कम हो गई तो उसकी आयनिक कैरेक्टर कम हो गया। अगर आपका आयनिक कैरेक्टर कम हो गया तो उसका कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। किसी भी कंपाउंड को अगर आप आयनाइज नहीं कर पा रहे हो, आयनाइजेशन क्या हो गया, डिफिकल्ट हो गया, तो उसका आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया, कम हो गया। क्योंकि आयनिक कैरेक्टर क्या होता है, किसी आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड बनते हैं मेटल क्या करता है, मेटल एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है, कैटायन बन जाता है। फिर क्या करेगा, कोई ना कोई आयनायन आपके पास आएगा, नेगेटिव चार्ज ली वो इलेक्ट्रॉन को लेगा और वो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन लूज करना क्या हो गया, बहुत डिफिकल्ट हो गया, तो उसका आयनिक कैरेक्टर कम हो गया। अगर आयनिक कैरेक्टर कम हो गया तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ गया। तो यहाँ से आप लोग इसे बोल भी सकते हो कि इंक्रीज इन कोवलेंट कैरेक्टर। तो आपने यहाँ से क्या देखा, ऑल्सो विद इंक्रीज इन Z इफेक्टिव electronegativity of metal increases and thus tendency to lose electron decreases, hence ionic character decreases। इसको आप इस बात से भी समझ सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि किसी भी एटम का Z इफेक्टिव बढ़ गया है, Z इफेक्टिव बढ़ने का मतलब क्या है, जो न्यूक्लियस है आपका इलेक्ट्रॉन को अच्छे से क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। अगर वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है तो वो जो बाहर जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होगा, जो मान लीजिए बॉन्ड, ये आपके पास कोई एटम है और ये इस एटम ने किसी दूसरे एटम से क्या बना, कोई ना कोई बॉन्ड बना रखा है और यहाँ पर आपके पास क्या है, बॉन्ड पे के 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका Z इफेक्टिव ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो ये क्या करेगा, ये इस बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को भी क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपके पास कोई बॉन्ड बन रहा है, ए बी कोई बॉन्ड है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो बॉन्ड पेयर ज़्यादा कहाँ रहते हैं, ए के पास वो ज़्यादा रहेंगे, बी के पास वो कम रहेंगे। इस पे लगाते हो डेल्टा नेगेटिव, इस पे लगाते हो डेल्टा पॉजिटिव। इस कंसेप्ट से आप लोग पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हो। तो अगर आप लोगों का Z इफेक्टिव ज़्यादा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई तो उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे कि आप लोग बोलते हो कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो वो तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता ही नहीं है। तो अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे ही उसकी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम हुई उसका आयनिक कैरेक्टर क्या हो गया, कम हो गया। समझने को आप बातों को किसी भी तरीके से समझ सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी समझ सकते हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ सकते हो, लेकिन जो मेन बात है वो क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट का Z इफेक्टिव ज़्यादा होता है। इस बात को दिमाग में डाल लो। अगर आपने इस बात को दिमाग में डाल लिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट का Z इफेक्टिव ज़्यादा होता है तो पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने में कोई भी जरूरत नहीं आने वाली, जो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 60% रिजल्ट्स हम लोग यहीं से निकालेंगे कि उसका Z इफेक्टिव ज़्यादा, इसका Z इफेक्टिव ज़्यादा, इसका Z इफेक्टिव ज़्यादा। तो आपको पता होना चाहिए कि Z इफेक्टिव ज़्यादा डी ब्लॉक एलिमेंट का होता है और अगर उसका Z इफेक्टिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा और आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा। और अगर उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो गई तो आयनिक कैरेक्टर कम, अगर आयनिक कैरेक्टर कम हो गया तो कोवलेंट कैरेक्टर उसके अंदर ज़्यादा हो गया। तो ये बेसिक बातें होती हैं कि आखिर क्यों वो आयनाइज नहीं हुआ, क्योंकि उसका Z इफेक्टिव क्या है, ज़्यादा है। तो पहला जो क्वेश्चन था हमारा कि वाई FeCN6 होल 4 नेगेटिव आपका आयोनाइज क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब मैंने यहाँ पर दे दिया। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो, मैं आपको किसी और तरीके से भी इस चीज़ को समझाने की कोशिश कर सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया हूँ
कि जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी है वो Z इफेक्टिव के ऊपर इस तरीके से वेरी करता है। उसी तरीके से जो आपका Z इफेक्टिव है, जैसे मैंने यहाँ पर आपसे कहा है कि ऑल्सो विद इंक्रीज इन Z इफेक्टिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल इंक्रीजेज, तो Z इफेक्टिव और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो रिलेट करता है उसके फॉर्मूले भी आप लोग एक बार यहीं पर देख लीजिए, क्योंकि आगे जाकर हम लोग इसका जिक्र नहीं करेंगे, तो वो फॉर्मूले भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एल्रेड-रोसो स्केल से आपका क्वेश्चन आ चुका है नेट के अंदर। मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्वेश्चन क्या था, लेकिन आप लोग एक बार इन चीज़ों को पढ़ लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और Z इफेक्टिव को आप लोग कैसे रिलेट करते हो। 3 उसके आपके स्केल होते हैं। क्या स्केल आपके पास, एल्रेड-रोसो जो स्केल था वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बता रहा था विद रिस्पेक्ट टू Z इफेक्टिव। फॉर्मूला क्या है उसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एटम की क्या हो सकती है 3590 इंटू में Z इफेक्टिव अपॉन में R जो कवरेज एरिया का जो उसका R का स्क्वायर है प्लस में 0.744, ये उसका फॉर्मूला है। स्केल को क्या बोलते हैं हम लोग, एल्रेड-रोसो स्केल बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आप लोग आयनाइजेशन एनर्जी के साथ भी कंपेयर कर सकते हो। कैसे करोगे, जो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो किससे बराबर होती है, आयनाइजेशन एनर्जी, पहली आयनाइजेशन एनर्जी प्लस पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। ये क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, ionization energy is the amount of energy required to pull off most loosely bound electron from an isolated gaseous atom। ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन होती है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड वन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। देखिए बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप लोग बीएससी के अंदर इसको पढ़ चुके हो, हम यहाँ पर नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो बेसिक डेफिनेशंस आपको सारी आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक साइज क्या होता है, रेडियस की डेफिनेशन क्या होती है, कोवलेंट रेडियस क्या होता है, आयनिक रेडियस क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सेकंड क्या होती है, थर्ड क्या होती है, कैसे आप लोग उसे पीरियोडिक टेबल का उसका ट्रेंड क्या होता है, वो सब चीज़ें आपको पढ़नी है, अच्छे से पढ़ना है। यानी कि केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के ऊपर आपकी कमांड जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और केमिकल बॉन्डिंग ऐसा नहीं है कि आप एमएससी के अंदर आ गए तो केमिकल बॉन्डिंग में कुछ नया आ जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा आप पता है कहाँ पढ़ते हो, आप पढ़ते हो उसे जेई एडवांस की प्रिपरेशन के लिए। तो जो आप लोग केमिकल बॉन्डिंग जेई एडवांस के बच्चे जो पढ़ के बैठे हुए हैं उनकी केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि अगर आप लोगों की जेई एडवांस की तैयारी यानी कि आपने 12th क्लास तक की केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, तभी आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अच्छे से समझ पाओगे। और अगर आपकी केमिकल बॉन्डिंग अच्छी है तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का आप एक भी क्वेश्चन पूरे एग्जाम के अंदर नहीं छोड़ने वाले, अगर आपने इस पूरे कोर्स को अच्छे से फॉलो किया। तो ध्यान से दीजिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने से पहले आप लोग प्लीज़ केमिकल बॉन्डिंग को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, या फिर जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको साथ साथ बताता भी रहूँगा ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए, लेकिन आपको केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पूरा की पूरा आना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हो आप लोग, इसे बोलते हो मूलिकन स्केल। मूलिकन स्केल ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट किया था ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके बेस पे। उसके बाद एक स्केल और है पॉलिंग स्केल, उसने क्या बताया था, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कोई दो बॉन्ड है, ए बी बॉन्ड है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन मान लीजिए एक्स ए है, इसकी क्या है एक्स बी है। तो बॉन्ड एनर्जीज के साथ आप लोग कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हो वो बताया था पॉलिंग ने। क्या था वो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव बी क्या होता है आपके पास, अंडर रूट ऑफ डी ऑफ ए बी, यानी कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी अपॉन में क्या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए डिवाइडेड में 1 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये जो है वो आपके पास क्या है, बॉन्ड एनर्जी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट होती नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई यूनिट, आप क्या लिखते हो, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या 4.0, कोई यूनिट लगाते हो पीछे, नहीं लगाते हो। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की कोई भी यूनिट नहीं होती है, लेकिन बॉन्ड एनर्जी की तो यूनिट है। एनर्जी यूनिट क्या होती है, किलो जूल में होगी, जूल में होगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, किसी में हो सकती है। तो जो नीचे डिवाइड बाय 1 होता है इसकी एक अपनी यूनिट होती है, ये डायमेंशन लेस नहीं होता नीचे का 1, इसका अपना खुद का डायमेंशन होता है। वो क्या होता है, वो यूनिट ऑफ, वो एनर्जी की यूनिट होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकती है, वो जूल भी हो सकती है। यानी कि जिसके अंदर आप ऊपर वाला ले रहे हो, जिसमें आपका ये होता है ऊपर वाला, उसी के अंदर क्या होती है आपका नीचे वाला ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इस तरीके से आप लोग पॉलिंग स्केल को पढ़ सकते हो, मूलिकन स्केल को पढ़ सकते हो और एल्रेड-रोसो स्केल को पढ़ सकते हो। एल्रेड-रोसो स्केल से क्वेश्चन आ चुका है, ये मैं आपको बताऊंगा। एल्रेड-रोसो स्केल बता रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जेड इफेक्टिव के साथ, अब मूलिकन बता रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के साथ, और जो आपका लास्ट था पॉलिंग ये बता रहा था बॉन्ड एनर्जीज का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का रिलेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक बातें थी, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दी। अब बढ़ते हैं आगे अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास क्या है, हाउ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर डिफरेंट
देन डबल सोल्ट्स, क्योंकि बेसिकली जो डबल सोल्ट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, बाय द कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल स्पीसीज। KCl के अंदर MgCl2 डालूंगा प्लस ये H2 डालूंगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक डबल सोल्ट बन जाएगा। ये एक हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर है, KCl प्लस MgCl2.6H2O। इसके अंदर से मैं पानी को निकाल भी सकता हूं और आपके पास क्या बन जाएगा, अनहाइड्रस फॉर्म बन जाएगी KCl.MgCl2। लेकिन बेसिकली इस टाइप के कंपाउंड को आप लोग कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो आपके पास कंपाउंड होते हैं इनकी एक खासियत होती है, जब आप इनको आयनाइज करोगे यानी कि आप जब एक्वस सोल्यूशन के अंदर लेके जाओगे तो ये सारे के सारे अपने इंडिविजुअल आयन के अंदर क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। इसको आयनाइज करोगे तो आपके पास K+ भी आएगा, Cl नेगेटिव भी आएगा, Mg+2 भी आएगा, H+ भी आएगा और OH नेगेटिव भी आएगा। लेकिन अगर आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड को आप लोग आयनाइज करना चाहोगे तो यहां पर जब ऐसे ब्रेक करोगे तो ये इंडिविजुअल कंपाउंड्स के अंदर नहीं ब्रेक होता। FeCN6 नेगेटिव जो है अपनी खुद की प्रॉपर्टी रिटेन करता है, ये फर्दर ब्रेक नहीं होता Fe2+ के अंदर और CN6 नेगेटिव के अंदर, जो एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस होता है किसी भी डबल सोल्ट के अंदर और कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के अंदर। ये ब्रेक क्यों नहीं हुआ इसकी बात हम लोग कर चुके, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम का, इस मेटल एटम का Z इफेक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर इसका बहुत ज़्यादा Z इफेक्टिव बढ़ गया तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आयनाइज होने की टेंडेंसी इसकी कम हो जाती है और ये आयनाइज नहीं होता। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, जो आपके पास डबल सोल्ट होते हैं वो स्टेबल इन ओनली लिक्विड स्टेट, जैसे ही आप इसको एक्वस सोल्यूशन में लेकर जाओगे ये ब्रेक हो जाएंगे अपने अपने इंडिविजुअल आयन के अंदर। लेकिन जो आपके पास कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड होते हैं जब आप इनको एक्वस फॉर्म में लेकर जाओगे तब भी ये स्टेबल होते हैं, यानी कि ये स्टेबल होते हैं इन सॉलिड एज वेल एज इन एक्वस फेज। ये सॉलिड के अंदर भी अपने स्टेबल हैं और एक्वस फेज के अंदर भी इक्वली स्टेबल हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ है, रिटेन्स द आइडेंटिटी ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट और ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, हर एक इंडिविजुअल एटम की आइडेंटिटी को ये क्या करता है, रिटेन करता है। वहीं आप यहाँ पे बोल सकते हो डज नॉट रिटेन द आइडेंटिटी ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, हालांकि ये रिटेन करता है अपनी खुद की प्रॉपर्टी। आप बोल सकते हो कि इसके अंदर अपनी खुद की एक अलग प्रॉपर्टी होगी, इसको आप लोग अलग से पढ़ते हो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी क्या, वो सब चीज़ें आप लोग बाद में पढ़ते। राइट, तो अब पढ़ते हैं अपना चौथा डिफरेंस। चौथा डिफरेंस मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स इज नॉट मोर देन द वैलेंसी। देखिए आगे पढ़ने वाले हो आप लोग इसे कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर कि आखिर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो जितने भी आपके पास मेटल के सराउंडिंग में जितने भी एटम होते हैं उनके नंबर को आप बोलते हो कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ पर जो आपके पास डबल सोल्ट है, जो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया, मान लीजिए एग्जांपल मैं क्या ले रहा हूँ, KCl.MgCl2। तो अगर मैं इसके यूनिट सेल को ध्यान से देखूंगा तो अगर मेरे पास कोई Mg एटम होगा तो इस Mg एटम के सराउंडिंग के अंदर जो इसके नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स है वो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसके वैलेंसी के बराबर ही हो सकते हैं। अगर आपको पता हो तो Mg की वैलेंसी क्या होती है, +2। Mg क्या कर सकता है, 2 एटम को लूज कर सकता है और +2 स्टेट के अंदर जा सकता है। तो Mg की वैलेंसी क्या है, +2 है। तो Mg के सराउंडिंग के अंदर सिर्फ 2 ही एटम आपको देखने को मिल सकते हैं, वो दोनों Cl भी हो सकते हैं, वो एक Cl हो सकता है, फिर कुछ भी वो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो कितने रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 रहेंगे। अगर डबल सोल्ट के यूनिट सेल के, डबल सोल्ट के स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग यूनिट सेल को ध्यान से देखोगे तो उसके एक पर्टिकुलर एटम के सराउंडिंग के अंदर कितने एटम हो सकते हैं, मैक्सिमम उसकी वैलेंसी के बराबर। अगर आपके पास Cl है तो उसके सराउंडिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही एटम देखने को मिलेगा। अगर पोटेशियम है तो उसके सराउंडिंग के अंदर आपको सिर्फ एक एटम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर मेटल को सराउंड करके क्या रखता है, लिगेंड सराउंड करके रखता है। तो जो एग्जांपल मैंने यहां पर लिया हुआ है इसी की बात कर लेते हैं। एग्जांपल आपके पास क्या है, FeCN6, यानी कि Fe मेटल के सराउंडिंग के अंदर कितने आपके पास लिगेंड्स हैं, आपके पास 6 लिगेंड है। तो एक Cn यहां होगा, एक Cn यहां होगा, यानी कुल मिलाकर आपके पास क्या होंगे, 6 Cn जो है इस मेटल के सराउंडिंग के अंदर आपके पास इसके ऊपर अटैच होंगे, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6 होगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूं वैलेंसी की, तो यहां पर आयरन की वैलेंसी कितनी है, +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 इसकी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पर आप इसे बोल सकते हो कि नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स कैन बी मोर देन द वैलेंसीज। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है डबल सोल्ट का और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। डबल सोल्ट एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जब उनको आप आयनाइज करोगे तो वो अपने इंडिविजुअल एटम के कैटायंस या फिर एनायंस के अंदर वो ब्रेक हो जाता है और वो रिटेन करते हैं अपने इंडिविजुअल एटम्स की प्रॉपर्टीज़ को। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि आयनाइज नहीं होते। क्यों नहीं होते वो आपको पता है। अब वो आयनाइज नहीं हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी को रिटेन नहीं कर रहे हैं, और वो डिफरेंट क्यों होते हैं डबल सोल्ट से। डबल सोल्ट के अंदर जितने भी एटम आपके पास हैं उनके सराउंडिंग के अंदर उतने ही एटम आपको मिलेंगे जितनी उसकी क्या है
वैलेंसी है, या तो उतने मिलेंगे या फिर उससे कम मिलेंगे। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो सराउंडिंग में आपके पास एटम होंगे वो आपको उसकी वैलेंसी ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। जनरल एग्जांपल मैंने यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ FeCN6 के ऊपर -4 की पावर। तो यहाँ पर Fe के सराउंडिंग के अंदर आपके पास 6 साइनाइड के क्या हैं, आपके पास 6 साइनाइड ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन Fe की जो वैलेंसी है वो कितनी यहाँ पर +2 है, यानी कि उसकी वैलेंसी ज़्यादा उसके पास क्या है, सराउंडिंग एटम है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है किसके बीच में, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड के बीच में। अब बात करते हैं तीसरी, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग पैटर्न इज प्रेजेंट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या उसके अंदर आयनिक बॉन्ड होते हैं, क्या उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, या फिर उसके अंदर किस टाइप का या फिर उसके अंदर कोई नया बॉन्ड होता है, या फिर कोई नया होता है तो वो किस टाइप का बॉन्ड होता है, उसके बारे में अब बात करते हैं। देखिए, जब हम लोगों ने पहला क्वेश्चन पढ़ा था मैंने वहाँ पर आपसे कहा था कि सेंट्रल मेटल एटम का Z इफेक्टिव ज़्यादा, Z इफेक्टिव ज़्यादा तो उसके आयनाइज होने की टेंडेंसी क्या होती है, कम हो जाती है। अगर वो आयनाइज ही नहीं हो रहा तो आयनिक बॉन्ड का तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं होगा, तो आयनिक बॉन्ड तो इसके अंदर है नहीं, आयनिक बॉन्ड तो इसके अंदर है नहीं। अब बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। तो अगर मैं मानकर चल रहा हूँ कि इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड है, मान लीजिए पहले आप मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके अंदर क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, और आपको पता है कि लिगेंड जो है मेटल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। Cn एक ऐसा लिगेंड है, Cn नेगेटिव ऐसा लिगेंड है जो 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना है, कैसे डोनेट कर रहा है, किस ऑर्बिटल से डोनेट कर रहा है, किस ऑर्बिटल का डोनेट कर रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। साइनाइड के किस ऑर्बिटल से, Fe के किस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है, उन सब की बातें करेंगे। इसकी ज्योमेट्री क्या है, उन सब की बातें करेंगे। अभी बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं। अभी आपको पता है कि साइनाइड का जो ग्रुप है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और मानकर चल रहे हैं कि इसके बीच का बॉन्ड कैसा है, कोवलेंट है। तो 6 साइनाइड ने एक आयरन एटम को 6 साइड से क्या किया, डोनेशन किया। एक डोनेशन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, तो 6 में कितने हो जाएंगे आपके पास, को मिलाकर 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय 6 साइनाइड ग्रुप कितना हो गया, 6 × 2 × 12 इलेक्ट्रॉन्स। और बॉन्डिंग कैसे रही होगी, अगर कोवलेंट है तो एक आपके पास एटम रहा होगा, यहाँ पर एक CN ये रहा, एक CN ये रहा, एक CN ये रहा, एक CN ये रहा, और आपके पास 6 CN यहाँ पर क्या है, अटैच होंगे। और आपको पता है कि एक बॉन्ड किससे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, और वो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, यहाँ पर साइनाइड ने दिए हैं। तो मान लीजिए कि दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पर शेयर हो रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरीके से हर एक बॉन्ड के अंदर शेयर हो रहे हैं। तो एक किसके पास होगा, एक होगा आयरन के पास, और एक किसके पास होगा, साइनाइड के पास। अगर यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है तो शेयरिंग कैसी होगी, इक्वली शेयर होंगे। कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर होते हैं दोनों एटम के बीच में। आयनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। कैटायन से इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाता है एनायन के पास, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर होते हैं दोनों एटम के बीच में। तो अगर साइनाइड ने 12 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे तो 12 में से 6 तो साइनाइड ने किए होंगे, 6 साइनाइड के पास होंगे और 6 आयरन के पास होंगे। इसका मतलब ये कि इस साइनाइड ग्रुप के पास कितने हैं, इस साइनाइड का जो ग्रुप आप यहाँ पर देख रहे हो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। तो अगर किसी एटम ने 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो उसके ऊपर 6 नेगेटिव चार्ज भी आना चाहिए, 6 नेगेटिव चार्ज भी आना चाहिए। अब आपको पता है कि इसके ऊपर चार्ज कितना आना चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से -6 इसके ऊपर होना चाहिए। चलो मान लेते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 थी पहले, कितनी थी, +2 थी, तो -6 यहाँ से आया, +2 पहले, तो कितने बच गए इसके पास, -4 इसके ऊपर बचना चाहिए था ओवरऑल चार्ज। मेटल के ऊपर -4 चार्ज। क्या मेटल के ऊपर कभी नेगेटिव चार्ज आता है, और अगर नेगेटिव आ भी गया तो क्या -4 हो सकता है, तो वो चीज़ हो ही नहीं सकता। ये क्या है, अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि मेटल्स हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन को लेते नहीं है, उनकी टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन को लेने की, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। लेकिन अगर मैं इसे कोवलेंट मानकर चल रहा हूँ तो इसके ऊपर तो -4 चार्ज आ गया, जो कि क्या है, अनएक्सेप्टेबल है। आप कह रहे थे आयनिक तो इसके अंदर है नहीं, कोवलेंट की कंडीशन क्या है यहाँ पर, अनएक्सेप्टेबल है, तो इसका मतलब कोवलेंट भी इसके अंदर है ही नहीं। तो इसके अंदर एक नया टाइप का बॉन्ड होता है, कैसा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके अंदर होता है। वो बॉन्डिंग पैटर्न क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं आगे जाकर, लेकिन अभी के लिए क्या है, ना तो इसमें कोवलेंट है ना ही इसके अंदर क्या है, आयनिक है। इसमें एक नई टाइप की बॉन्डिंग है, उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हम उसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, बेसिक डिफरेंस देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड के अंदर और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर डिफरेंस क्या होता है। अभी तक हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अच्छे से नहीं पढ़े, लेकिन सिर्फ डिफरेंस देख रहे हैं कि आखिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट से डिफर किस तरीके से करता है। तो बात करते हैं सबसे पहले कोवलेंट बॉन्ड की। कोवलेंट बॉन्ड आप लोग जनरली कहाँ पढ़ते हो, जो आपके पास पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जो आपके पास नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच की जो बॉन्डिंग होती है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। नॉन मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है, जनरली
आयनिक बॉन्डिंग होती है। अगर कोई बॉन्डिंग नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में, जैसे कि मान लीजिए आपके पास NCl3 है, NCl3 है, NH3 है, आपके पास कोई भी कंपाउंड आप ले सकते हो, CH4 ले सकते हो। अगर आपके पास दो नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्डिंग है तो वो कैसी होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर जो है आपके इलेक्ट्रॉन से इक्वली शेयर होते हैं एटम्स के बीच में। ये चीज़ें आपको पता है। तो बेसिकली इन केस ऑफ नॉन मेटल, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर आर द पार्ट ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर आर द पार्ट ऑफ, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर आर द पार्ट ऑफ बॉन्डिंग। इसको मैं जनरली कैसे लिख रहा हूँ? मैंने यहाँ पर लिखा है इन केस ऑफ नॉन मेटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर आर पार्ट ऑफ बॉन्डिंग। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जांपल मैंने ले लिया किसका? NH3 का। आप NH3 को इस तरीके से डिस्क्राइब करते हो, उसके बाद क्या लगाते हो? लोन पेयर लगाते हो, और यहाँ पर आपके पास 3 इसके बॉन्ड हो जाएंगे, H यहाँ पर इसका बन जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूँ नाइट्रोजन की, तो आपको पता है कि नाइट्रोजन एटॉम में कितना होता है? 7 होता है। क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 प्लस 2p3। केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इंटरेस्टेड किसके अंदर है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर हम लोग क्या है? इंटरेस्टेड है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से हैं? 2s2 भी है और 2s3 भी है। याद रखिएगा वैलेंस शेल क्या है? हमारे पास 2 है। तो वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो नाइट्रोजन के अंदर 5 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। 2 ये रहे 2s के अंदर, और 3 कहाँ हैं? p के अंदर। तो ये जो p के इलेक्ट्रॉन है, हर एक तीनों के इलेक्ट्रॉन क्या कराएंगे? बॉन्ड बना लेंगे h के साथ, h के साथ और h के साथ। लेकिन जो एक और आपके पास ये इलेक्ट्रॉन बच गया, इसको आप अलग से शो करते हो। n के ऊपर आपने क्या किया? इसको अलग से शो किया। यानी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, जो आपके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो कि आपके पास ये पेयर बच गया, ये पेयर क्या होता है? आपकी ज्योमेट्री का पार्ट होता है। इसको आप लोग एटम के ऊपर साथ में क्या करते हो? अलग से दिखाते हो। अगर आप लोग S2 बनाते हो कैसे बनाते हो? H ऐसे करते हो, O और H करते हो, 2 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर शो करते हो। तो बेसिकली क्या होता है? जो आपके पास वैलेंस शेल के अंदर जो आपके पास बॉन्डेड पेयर होता है, वो बॉन्डेड पेयर ज्योमेट्री का क्या होता है? एक हिस्सा होता है। उसको आप लोग स्ट्रक्चर्स को बनाते हुए उसको आप वहाँ पर लिखते हो, आप अलग से वहाँ पर उसको आप मेंशन करते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, तो इन केस ऑफ मेटल, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर क्या होता है? मेटल के साउंड में क्या होता है? लिगेंड होते हैं। सेंटर में क्या हुआ? मेटल हुआ। तो यहाँ फोकस के ऊपर होता है, मेटल के ऊपर होता है। बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर आर नॉट पार्ट ऑफ बॉन्डिंग। अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ NiCl4 के ऊपर -2 की पावर -2 का उसके ऊपर चार्ज है, तो आप उसको किस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है निकल की? निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28 होता है, आई थिंक सो 28 होता है। तो 28 अगर इसका है तो कैसे बनाओगे? आर्गन 3d8 4s2 भी यहाँ पर है, लेकिन इसका स्टेट क्या होता है? स्टेट प्लस का 2 होता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए यहाँ से इसने? लूज कर दिए। तो अब इसका वैलेंस शेल क्या बन गया? 385। देखिए निकल का एटॉमिक नंबर होता है 28। तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्या हो गई? आर्गन 3d8 और 4s2। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? प्लस की 2 है। कैसे निकालते हो उसकी बात करेंगे बाद में, लेकिन प्लस की 2 होती है इसके अंदर। अगर मैं बताऊं तो कैसे निकालते हो देख सकते हो। Cl के ऊपर चार्ज कितना है? -1 है। मान लीजिए निकल के ऊपर प्लस का x है, तो निकल कितने एटम आपके पास? 1 है, प्लस का इसके ऊपर x है। 4 आपके पास कितने हैं? Cl है। 1 के ऊपर चार्ज कितना? 1 के ऊपर चार्ज -1 है, तो चार्ज के ऊपर कितना हो जाएगा? इतना। टोटल कितना चार्ज के ऊपर? -2 है। ये हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, जो हमारा पहला टॉपिक है कोऑर्डिनेशन का। लेकिन अभी बस मैं आपको समझा रहा हूं कि इसके ऊपर प्लस का 2 कैसे है। तो यहां कितना हो गया? x -4 इक्वल टू -2, तो x आ जाएगा प्लस का 2। यानी कि x की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? प्लस की 2 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज हो गए। तो 4s2 था, ये क्या हो गया आपके पास? लूज हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया? इसको लूज कर दिया। तो अब इसकी क्या बची? इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बच गई इसकी 3d8। इसको कैसे ड्रॉ करते हो? 8 के अंदर 3D में कितने हो गए? 5 ऑर्बिटल हो गए। 3 आपके पास पेयर हैं, 2 आपके पास क्या है? अनपेयर हैं। लेकिन क्या जब आप इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हो तो क्या कभी आपने देखा है कि इन 3 पेयर को यहाँ पर इस तरीके से अलग से दिखाया गया हो? इस तरीके से अलग से दिखाया गया हो? तो आपने कहीं भी इस चीज़ को नहीं देखा होगा। कोऑर्डिनेट कंपाउंड की ज्योमेट्री को बनाते हुए हम लोग बॉन्डेड पेयर्स को, चाहे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर ही क्यों ना हो, हम उसे अलग से शो नहीं करते। लेकिन अगर आपके पास कोवलेंट कंपाउंड है, जब आप उनकी ज्योमेट्री को बनाओगे तो वैलेंस शेल के अंदर जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे वो बॉन्डेड हो या फिर बॉन्डेड ना हो, वो सब की सब आपको शो करने पड़ेंगे एटम्स के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर हम लोग इसको शो कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही आप ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पिक्चर के अंदर आते हैं, इनकी ज्योमेट्री अलग हो जाती है और इनकी शेप अलग हो जाती है। अगर आपके पास लोन पेयर होंगे तो उसकी वजह से क्या होता है? ज्योमेट्री के अंदर चेंज हो जाता है। अगर मैं बात करता हूँ H2O की अगर मैं बात करता हूँ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दीज लोन पेयर,
ये कैसा शेप हो जाती है इसकी, बेंट इसकी शेप हो जाती है। वैसे ज्योमेट्री क्या है इसकी H2O की, टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है। ये सब आप लोग कहाँ पढ़ते हो, ये सब आप लोग पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। इसका स्टैग नंबर कितना 4, इसका स्टैग नंबर अगर 4 है तो इसकी शेप क्या टेट्राहेड्रल, लेकिन इसके ऊपर 2 लोन पेयर हैं तो लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ते हो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। मैं बस आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि लोन पेयर की वजह से आपकी शेप भी चेंज हो जाती है, लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर तो आप लोग लोन पेयर को दिखाते ही नहीं हो, बॉन्डेड पेयर को आप लोग दिखाते ही नहीं हो, तो उसके ऊपर ज्योमेट्री और शेप यहाँ पर क्या रहती है आपके पास, सेम रहती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर। कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर आप लोग वैलेंस शेल के अंदर जो आपके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बच गए, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर बच गए, उसको आप लोग एटम के ऊपर अलग से मेंशन करते हो, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड के अंदर नहीं करते। और क्योंकि कोवलेंट के अंदर करते हो तो उनके बीच में और बॉन्डेड पेयर, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से ज्योमेट्री और शेप क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। लेकिन कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर आप उसे मेंशन ही नहीं करते, तो उसकी वजह से ज्योमेट्री और शेप क्या रहती है आपकी, सेम रहती है। बहुत बेसिक डिफरेंस है ये। उसके बाद क्या है, आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। यहाँ पर आउटर भी करते हैं और इनर भी करते हैं। इसकी बात करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे आउटर स्पेयर और आउटर स्पेयर कंपाउंड, इनर स्पेयर कंपाउंड की बात करें तो वहाँ पर आप देखोगे कि इनर डी ऑर्बिटल भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहा है। उसके बाद साइड एटम प्लेज ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल। शेप के अंदर ये साइड एटम है, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली रोल करता है। अगर मैं बात करता हूँ NH3 की, तो इनके बीच का जो एंगल होगा, मान लीजिए θ1 है, ये θ2 है। अगर मैं बात कर देता हूँ यहाँ पर N के साथ Cl लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, तो जो इनके बीच का एंगल होता है, ये मान लीजिए θ3 है और ये θ4 है, तो ये एंगल आपका θ1 θ4 के बराबर नहीं होगा, θ2 आपका θ3 के बराबर नहीं होगा। इस चीज़ को कहाँ पढ़ते हो आप लोग, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ही पढ़ते हो। बेंट रूल जो आप पढ़ते हो, वहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। जेई एडवांस में आता है, जेई मेंस में आता है, आपका IIT जैम में आता है, नेट के अंदर भी आता है। तो बेंट रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे उन सब की चीज़ें हम लोग वहाँ पे करेंगे। अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो साइड के जो एटम्स होते हैं, इनका जो साइज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनकी शेप, इनकी ज्योमेट्री के अंदर की क्या इनकी शेप होने वाली है, उसके अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर खास ज़्यादा कुछ रोल होता नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो बहुत सारे आइटम साइड में लगे होते हैं और उनके साइज से ज़्यादा कुछ मतलब हमें नहीं होता है। तो रिपल्शन बिटवीन लिगेंड इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, रिपल्शन बिटवीन लिगेंड इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन यहाँ पर इनके बीच का रिपल्शन जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पर Cl के बीच जो रिपल्शन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता। यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की, वो एक अलग चीज़ है, उसके अंदर भी रिपल्शन नहीं आता है। तो रिपल्शन यहाँ पर मैटर नहीं करता कोवलेंट कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर, लेकिन कोवलेंट के अंदर वो आपका मैटर करता है। तो 2 क्वेश्चन का जवाब हम लोग अभी तक दे चुके हैं, तीनों क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दे चुका हूं। पहला क्वेश्चन क्या था आपका, पहला क्वेश्चन आपका था कि अगर आपका कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो बन रहा है, क्वेश्चन एक बार मैं देख लेता हूं, मुझे क्वेश्चन, तो तीनों ही आपके जो क्वेश्चन थे उनका मैं आपको जवाब दे चुका हूं कि आपके डबल सोल से डिफरेंट क्यों करते हैं, कैसे इनके बीच में बॉन्डिंग पैटर्न होता है, और ये आपके जो आयनाइज है ये क्यों आयनाइज नहीं होते। तो इन सब के बारे में बातें कर चुके हैं, बेसिक बात हम लोग कर चुके हैं, डिफरेंस देख चुके हैं कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अब देखते हैं कि आखिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे हम लोग उसे ड्रॉ करते हैं, कैसे हम लोग उसे लिखते हैं। तो एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, अभी भी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, नेक्स्ट लेक्चर में भी स्टार्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा लिगेंड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, लिगेंड को कैसे क्लासिफाई करते हैं, उन सब चीजों के बारे में बातें करेंगे। जब मैंने आपको स्टार्ट कराऊंगा इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, वहां पर आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू होगा। लेकिन मेरी बात को मानिए, अगर जो आपने स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इनको पूरा देखिएगा, यहीं से ही आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, आपको समझ आने लगेंगी चीज़ें कि आखिर क्यों आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ते हो। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हो, मान लीजिए कि आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसको जब आयनाइज करोगे तो इस फॉर्म के अंदर भी एग्जिस्ट कर जाएगा। इसको भी आप लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोल सकते हो और इसको भी आप लोग अलग से कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोल सकते हो, कोई फर्क इसके अंदर नहीं है। इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, इस तरीके से आप इन्हें लिखते हो। इनका नाम क्या क्या है, इस पूरे कंप्लीट को आप क्या बोलते हो, आयनाइजेशन स्पेयर बोलते हो। इस पूरे कंप्लीट K4 Fe6 होल 4 नेगेटिव आप क्या बोलते हो, आयनाइजेशन स्पेयर बोलते हो, राइट। ये आपके पास क्या है, बीच वाला सेंट्रल मेटल एटम इसे बोलते हो। इसको आप क्या बोलते हो, काउंटर आयन। काउंटर आयन क्यों बोलते हो, इसके ऊपर पूरा चार्ज कितना है, -4। इसको एडजस्ट करने के लिए, इसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, 4 पोटेशियम एटम को लगाते हैं। तो इसको आप क्या बोलते हो, काउंटर आयन आप इसको बोलते हो। इसके वाले पार्ट को क्या बोलते हो, सिर्फ इस पार्ट को आप क्या बोलते हो, सिर्फ इस वाले पार्ट को। अगर मैं आयनाइजेशन स्पेयर के अंदर से काउंटर आयन को निकाल दूं तो क्या बच जाता है आपके पास, आपका बच जाएगा कोऑर्डिनेशन स्पेयर का बच जाएगा। इसको आप क्या बोलते हो, एंटी-टीवी आप इसे
इसे बोलते हो। ये क्या है, ये आपके पास लिगेंड होता है। ये 6 जो नंबर है इसकी, ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो बहुत बेसिक आज मैं आपको सिंपल सा एक होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है, जितनी भी टर्म मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखी हुई है, लिगेंड लिखी हुई है, सेंट्रल मेटल एटम लिखा हुआ है, काउंटर आयन लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर लिखा हुआ है, इनकी बेसिक डेफिनेशन जो आप लोग पढ़ रखी है आपने, एक बार उनकी बेसिक डेफिनेशन समझिए कि क्या है आपकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। जैसे कि सेंट्रल मेटल में बात करता हूँ, सेंट्रल एटम को कैसे बोलते हैं आप लोग, सेंट्रल एटम क्या होता है, द एलिमेंट दैट जनरली शो कोऑर्डिनेट कोवलेंट इंटरेक्शन विद द लिगेंड इज सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम एक वो एटम होता है जो बेसिकली इंटरेक्ट कर रहा होता है लिगेंड के साथ। तो इसी एक बेसिक डेफिनेशन सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम मे बी मेटल और नॉन मेटल, वो नॉन मेटल भी हो सकता है, उसके एग्जांपल देखेंगे हम लोग पूरे कोर्स को पढ़ेंगे। अभी क्या हो सकता है, मेटल भी हो सकता है, वो नॉन मेटल भी हो सकता है। बट जनरली in stable complexes and in widely studied complexes these central atoms are transition metals। यानी कि जनरली क्या होता है, ज़्यादा जो आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होने वाले हैं उसके अंदर आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स आने वाले हैं। आयरन आएगा, कोबाल्ट आएगा, निकल आएगा, प्लेटिनम आएगा, एसोडियम आएगा, बेरिलियम आएगा, मोलिब्डेनम आएगा। बहुत सारे आपके पास जितने भी आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो सब आपके पास आ सकते हैं स्टेबल के अंदर। लेकिन याद रखिए नॉन मेटल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नॉन मेटल हो ही नहीं सकता, नॉन मेटल भी हो सकता है। एक जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई, क्या लिखी हुई है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मे बी एनायनिक, कैटायनिक एंड न्यूट्रल एज वेल। जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कोऑर्डिनेशन स्फीयर को, इस वाले पार्ट को मैं क्या बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोल रहा हूँ। तो इस केस में ये क्या है हमारे पास, एनायनिक है, नेगेटिव चार्ज है, कैसा है, एनायनिक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये कैटायनिक भी हो सकता है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर आपके पास ये कैटायनिक हो जाएगा, अगर आपके पास ये कैटायनिक हो जाएगा तो उसको चार्ज करने के लिए आपको क्या लगाने पड़ेंगे, साइड में नॉन मेटल्स लगाने पड़ेंगे, क्लोरीन लगाना पड़ेगा, फ्लोरीन लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपने क्या लगाया, मेटल को लगाया, आपने यहाँ पर क्या लगाया, पोटेशियम को लगाया। माइनस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, माइनस चार्ज को आपने न्यूट्रल करने के लिए क्या लगाया, मेटल को लगाया। अगर आपके स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, नॉन मेटल्स को लगाना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत है नहीं। तो जो आपके पास काउंटर आयन है ये भी पॉजिटिव भी हो सकता है, ये भी नेगेटिव भी हो सकता है। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये न्यूट्रल भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है इसके ऊपर चार्ज ही ना हो, वो चीज़ भी हो सकती है। तो इन सब की बेसिक डेफिनेशन आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो बेसिक डेफिनेशन। आपको हर एक चीज़ की पता होनी चाहिए, डेफिनेशन से बहुत कुछ आपको समझ में आती हैं चीज़ें। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, जो आपके पास सेंट्रल एटम है वो जनरली कैसे होते हैं, वो जनरली आपके पास ट्रांजिशन मेटल होते हैं। अगर वो ट्रांजिशन मेटल होते हैं तो ट्रांजिशन मेटल क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। आप लोगों ने एस ब्लॉक के एलिमेंट को पढ़ लिया है, आप लोगों ने मेटल्स को पढ़ लिया है, आप लोगों ने नॉन मेटल को पढ़ लिया है। तो आखिर ये ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, इनको ट्रांजिशन मेटल क्यों बोलते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसका भी जिक्र कर लेते हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। तो मैं बहुत एक लूज डेफिनेशन दे रहा हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट की, बहुत ही लूज डेफिनेशन है ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, बहुत लूज डेफिनेशन है। क्या लूज डेफिनेशन है वो, कि ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं, इसके पास क्या है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल जिसके पास होते हैं उनको आप क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत लूज डेफिनेशन है ये। इसको आप ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हो, क्योंकि ये ट्रांजिटरी फेज के अंदर क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। अब ट्रांजिटरी फेज क्या होता है उसको समझिए। जो आपके पास एक पीरियोडिक टेबल होती है उसके अंदर आपके पास क्या होता है, यहाँ पर आपके पास एस ब्लॉक होंगे, इधर साइड में आपके पास क्या होता है, पी ब्लॉक होता है, और बीच में आपके पास यहाँ पर कहीं क्या होता है, आपके पास ट्रांजिशन मेटल होता है। तो अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक से पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप लोग मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाना चाहो, क्योंकि आपको पता है कि एस ब्लॉक में क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, पी ब्लॉक में क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो अगर आप लोग मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाओगे तो आपको डी ब्लॉक से होते हुए जाना पड़ेगा, डी ब्लॉक से होते हुए जाना पड़ेगा। यानी कि मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे हो, आयनिक कैरेक्टर से कोवलेंट की तरफ जा रहे हो, तो जो बीच में आप इनको ट्रांजिशन कर रहे हो, जब आप लोग मेटल से नॉन मेटल के ऊपर जा रहे हो, ट्रांजिशन ले रहे हो, तो जो एलिमेंट्स बीच में आ गए वो कैसे आ गए, वो एक ट्रांजिटरी फेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डी ब्लॉक इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर पार्शियली फिल्ड क्या है, डी ऑर्बिटल्स है। लेकिन ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो ट्रांजिटरी फेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मेटल से नॉन मेटल जाओगे तो वो बीच में पड़ते हैं, आयनिक कैरेक्टर से कोवलेंट कैरेक्टर में जाओगे तो वो बीच में पड़ते हैं। इसीलिए हम उसे क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। अब आप लोगों ने पढ़ लिया कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इंपॉर्टेंट क्यों है, लेक्चर 1 में बात की। आज बात की कि व्हाट आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि आखिर वो होते क्या हैं, वो कैसे बनते हैं, वो डिफरेंट क्यों होते हैं कोवलेंट कंपाउंड से, उसकी बात की। तो पढ़ चुके हैं वाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, पढ़ चुके हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आप लोग
पढ़ने वाले हो आगे जाके कि आखिर लिगेंड्स क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या होती है। उसके बाद अपना बेसिक जो अपना मेन जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, कंपाउंड को ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं। आजकल तो एमएसक्यू भी आने लगे हैं नेट के अंदर, एमएसक्यू भी आते हैं। तो एमएसक्यू के अंदर एक और लाइन ऐसी भी हो सकती है कि आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ट्रांजिशन क्यों बोलते हो, तो एक लाइन दे देगा वो आपको वहाँ पर। तो आपको हर चीज़ पता होनी चाहिए, बेसिक्स तो आपको हर चीज़ में क्लियर होना ही चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसको ज़रूर याद कर लीजिए, जो आपके ट्रांजिशन मेटल जो आपके पास सीरीज़ है 3D 4D 5D की, आप इसको बस याद कर लीजिए। कैसे करोगे मुझे नहीं पता, 21 से जाओगे 22 23 24, कैसे भी याद कर लीजिए। जैसा आपको कोई शॉर्ट फॉर्मूला है वैसे याद कर लीजिए, इसको एज इट इज़ ऐसे याद करना है वैसे याद कर लीजिए। साइंस टीचर वेरी क्रूशियल, मांगे फेयर कॉपी, निकल कॉपर जिलंग, यारी ज़रा निभाना मौत तक, आपको जैसे ही याद करना है वैसे याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको याद होनी चाहिए। आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो। पूरे YouTube के ऊपर बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं कि आप लोग पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करते हो, बहुत ट्रिक्स पढ़ी है। तो आप लोग कैसे भी याद कीजिए इसको, पर इसको याद कर लीजिए और इसकी पिक्चर को अपने कमरे के अंदर लगा दीजिए। ये आपको वैसे भी 5-6 दिन में याद हो जाएगी। अगर आपने इसको अपने कमरे के अंदर लगा दिया तो आपको इसको वैसे भी याद हो जाएगी। याद कैसे करना है कि अगर मैं आपको एकदम से बोलूँ कि 23 नंबर किसका है तो आपको पता होना चाहिए वी का है। मैं आपसे एकदम से बोलता हूँ कि 28 किसका है तो पता होना चाहिए निकल का है। अगर मैं बोलता हूँ 30 किसका है तो आपको पता होना चाहिए जिंक का है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो एक बार आप इनको याद कर लीजिए। कल हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर इनका फीचर्स क्या होते हैं। जो आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके फीचर्स क्या होते हैं, लिगेंड को क्लासीफाई कैसे करते हैं, फिर हम लोग अपने कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। कोई ना कोई कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई डाउट हो तब भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग आरजे एकेडमी को सपोर्ट भी कर सकते हो फाइनेंशियली। आप लोग हमें डोनेशन कर सकते हो थ्रू पेटीएम, आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो और फ़ोन पे कर सकते हो। एनी अमाउंट इज़ अप्रिशिएबल। और अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ रहा हूँ और मैं आपको रिप्लाई भी कर रहा हूँ। और आपको समझ में आया, वीडियो को लाइक कीजिए और कोई ना कोई कमेंट ज़रूर छोड़कर जाइएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।